हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा छठवीं हिंदी विशिष्ट की देखने वाले। तो आज आपका जो पेपर था कक्षा छठवीं विज्ञान विषय का, वो बहुत अच्छा गया होगा। तो अब हम बात करने वाले कल का जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी विषय का। यहाँ पर आपका पेपर होगा कल, तो 21 अप्रैल को जो आपका पेपर होगा हिंदी विषय का कक्षा छठवीं का, वो पूरा यहाँ पर हम देखने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, 1 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जितने बच्चे चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोस मिलते रहे। कक्षा छठवीं खंड अ में पूरे 1 से 24 तक के आपको जो कल प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से हल करना है। मैं यहाँ पर आपको पूरा समझा के बताऊंगी, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो देखकर ही समझ जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे इस कक्षा छठवीं हिंदी विशिष्ट की सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके उत्तरों की पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रही है पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, जो उस पर आप जा सकते हो। या फिर क्या करेंगे, आपको वीडियो के बीच में बताया गया कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो www.boardjankari.com वार्षिक पेपर 2022। ठीक है, ऐसा भी सर्च कर सकते हो, तो आपको वहां पर पेपर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ से आपको वर्कशीट पर कार्य आरंभ करना है। खंड में हम जैसे जाते हैं ना, वहां पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, हमेशा आपको जितने वर्कशीट मिली उसमें सभी में 1 से 10 तक के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, और इन प्रश्नों को पढ़कर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना था। ठीक है, तो पहले एक गद्यांश दिया, उस गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें एक गाँव के बारे में बताया गया, वहाँ के गाँव का मुख्य धंधा या खेती था। यहाँ के लोग पूर्ण रूप से क्या करते थे, बरसात के पानी पर निर्भर थे, क्योंकि गाँव में क्या था, एक ही तालाब था। तो थोड़ी सी स्टोरी को पढ़िएगा। ठीक है, तो स्टोरी में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, तो इसमें दिया गया था उसका पानी भी क्या करता था, दीपावली तक सूख जाता था, जिससे गांव वाले पानी के लिए परेशान रहते थे। गांव में एक स्कूल था जिसमें लगभग कितने बच्चे पढ़ते थे, 200। और एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक जी ने बच्चों को समझाया कि गाँव के तालाब में सालों से मिट्टी और जो यहाँ पर गंदगी जमा होने से इसके पानी में भराव की क्षमता कम हो गई, यानी अंदर पानी ज़्यादा अंदर नहीं जम पा रहा। इससे वहाँ सब लोगों ने मिलकर श्रमदान करा और मिट्टी का जो यहाँ पर पूरी मिट्टी थी तालाब में से, वो निकाली, उसे बाहर निकाली। अब बाहर निकालने से फायदा क्या हुआ, अगले दिन से इस काम का श्री गणेश हो गया। बच्चों के साथ साथ गांव के लोग भी तालाब को गहरा करने में लग गए, और 1 महीने में बिना किसी खर्च के सभी ने श्रमदान करा। इससे तालाब गहरा हो गया, और अगली बरसात में तालाब पूरा लबालब पानी से भर गया। तो गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही। तो पानी की कमी के बारे में बताया गया, इसमें 200 बच्चे शामिल हुए थे। तालाब के बारे में बताया किस प्रकार से पानी की हमें आवश्यकता है, पानी का जो भराव है तालाब में कैसा होना चाहिए। ठीक है, और सफाई के बारे में भी इसमें बताया गया, और श्रमदान। तो अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, सभी ने मिलजुल कर काम करा और बहुत मेहनत से काम करा, तो इसमें वही प्रश्न आपको पूछेगा। यहाँ पर आपको उत्तरों को भी लिख लेना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मिलकर काम करने से क्या होता है, तो काम क्या होता है, सरलता से पूरा हो जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम सरलता से पूरा होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, बरसात शब्द का समानार्थी बरसात यानी वर्षा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा, वर्षा। वर्षा को ही बरसात कहा जाता है। ठीक है, इसका समानार्थी यानी इसके जैसा एक दूसरा शब्द। चलिए तीसरा प्रश्न हम देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा तीसरा प्रश्न है, तालाब लबालब भर गया, वाक्य में विशेषण है। देखिए, इसमें विशेषण, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, लबालब। ठीक है, तालाब तो एक नाम है इसका, भर गया, तो तालाब यहाँ पर क्या हुआ, लबालब भर गया। इसमें इसकी विशेषता क्या होगी, तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन नंबर बी, लबालब जो होंगी विशेषता होंगी, यानी पूरा ऊपर से नीचे तक के पूरा भर गया। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भी कार्य का श्री गणेश होना, यानी किसी भी कार्य का क्या होता है, आरंभ होना। काम शुरू करना, आरंभ होना को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में श्री गणेश करना यानी काम शुरू करना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, श्रमदान शब्द में प्रत्यय शब्द क्या होगा। देखिए, प्रत्यय जो शब्द के आखिरी में लगता है, इसमें आपको दान जो है प्रत्यय नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका दान जो है प्रत्यय, जो शब्द शुरू में लगते हैं जैसे प्र हो गया, अनु, ये वाले उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 5 तक के 1 से 10 में आपको ऐसे प्रश्न है। दूसरा भी एक और आपको सूचना दी गई है, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक निर्देश दिए गए, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। देखिए, यहाँ गूगल पर आप जाएंगे और गूगल पर क्या सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया गया है, बोर्ड जानकारी वार्षिक पेपर 2022। आप यहाँ पर सर्च कर लोगे। ठीक है, तो कक्षा छठवीं 8वीं जितने भी यहाँ पर आपको है, इस प्रकार से साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जाकर क्लिक कर पेपर की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सूचना दी गई है, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक निर्देश दिए गए, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कहाँ से लिया गया, ये ग्राम पंचायत भवन समनापुर से लिया गया। ठीक है, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद। इसमें सूचना बताई गई है, नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत भवन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नेत्र परीक्षण जयप्रकाश नारायण अस्पताल भोपाल के डॉक्टर
भोपाल के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेत्र परीक्षण हेतु इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2020 तक ग्राम पंचायत सचिव के पास अपना पंजीयन करा दीजिएगा। देखिए, कोई भी सूचना जो प्रकाशित होती है उसमें सबसे पहले क्या दिया रहता है, समय, यानी किस दिन है, 2 अक्टूबर 2020 को है, प्रातः 8 से शाम 5 बजे तक। कहाँ पर आयोजन स्थल, तो ग्राम पंचायत भवन समनापुर। ठीक है, दिनांक 25 सितंबर 2020 को नोटिस जारी किया गया। तो ये सूचना ऐसे जारी कर दी जाती है। ठीक है, इसमें बताया गया है कौन कौन है करने वाले, सचिव है यहाँ के और ग्राम पंचायत वाले। तो अब आपको ध्यान से नोटिस करना है इसमें किस प्रकार के संबंधित व्यक्ति पंजीयन करा सकते हैं। तो नेत्र शिविर है, तो नेत्र संबंधित यानी आंख संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 है, शिविर का आयोजन क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोगों की सेवा के लिए। ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है, तो यहाँ से आप पहले लोगों की सेवा के लिए हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत, आपको यहाँ पर देख लेना है क्या दिया। ठीक है, तो ये शुरू में आप ग्राम पंचायत सोमनापुर इस प्रकार से आपको दिख रहा है, तो ग्राम पंचायत द्वारा। ऑप्शन नंबर डी भी लिख देंगे तो भी आपका करेक्ट उत्तर है। नेत्र शिविर में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, आप यदि जानना चाहते हैं नेत्र शिविर में, तो आप पंजीयन कर सकते हैं, पंजीयनकर्ता की आपकी भूमिका हो सकती है। ठीक है, आयोजनकर्ता तो हो चुके, जांचकर्ता तो डॉक्टर वगैरह होंगे, स्वयंसेवक भी हो सकती है आपकी भूमिका। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं। पंजीयन के लिए जल्दी न करें, अपनी पहचान पत्र लेकर आए, कृपया पंक्ति बनाइए, पंजीयन कभी भी। देखिए, तो इसमें आपको यहाँ पर बताया गया है पंजीयन कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पंजीयन के लिए आपको क्या निर्धारित किया गया है, 1 अक्टूबर तक के आपको पंजीयन कर लेना। ठीक है, ये तिथि निर्धारित की गई उस सूचना में। और पंजीयन की जल्दी ना करें, ये तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि हम पंजीयन के लिए क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले ही करवाना होगा। तो इसमें सही उत्तर है, कृपया पंक्ति बनाइए और अपना पहचान पत्र लेकर आए। लाइन से आइए और अपना पहचान पत्र लेकर आइए, मतलब दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न क्रमांक 10 का आपका उत्तर होगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको लगा देना दूसरा और तीसरा। उसके बाद अगला प्रश्न, तो देखिए यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक के जितने प्रश्न हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें आपको निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, कोई 2 प्रश्न बनाकर लिखे। ठीक है, 1 से 10 तक के हमने पूरे उत्तर देख लिए हैं, और इसके बाद में यहाँ पर 11 से लेकर 24 तक के ये भी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जितने बच्चे ने सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली कक्षा 6वीं संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। तो तिरंगे के विषय में आपको जैसे प्रश्न उठेगा, कौन सा आपको रंग होना चाहिए, ऊपर नीचे कौन सा रंग होता है, यही रंग क्यों होते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको इसमें बनाकर लिखना। ठीक है, बहुत जल्दी आपको इसके उत्तर भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कटुक वचन मत बोल पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इम्तिहान है, ब होशियार है। इसमें कटुक वचन पाठ जो आपका है ना, पाठ यहाँ पर भाषा भारती का, उसमें से आपको यहाँ पर उसका अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग लिखना। ठीक है, इम्तिहान यानी परीक्षा होता है, जैसे किसी विषय का परीक्षा टेस्ट आप दे रहे हो, बिल्कुल आपके अभी इम्तिहान चल रहा है। ठीक है, होशियार यानी चतुर, तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग आपको बनाकर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में क्या शामिल है। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है, लिखिए। छूने पाए मोहन है तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। ठीक है, ऐसी एक पंक्ति इसमें दी गई है, इसमें आपको इसका थोड़ी सी विशेषता बताना है। तपस्वी की विशेषता दी गई है कि तुमको मोह माया छूना नहीं चाहिए, ये एक विशेषता बताई गई है। अपने बनो तपस्वी लोह यानी अपना हृदय कैसा लोहे के समान कठोर बनाना बोल रहे हैं। काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर, मतलब तुमको जो काल है वो देखकर भी डर जाए, ये भी विशेषता बताई गई। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, घर में रुपए भी नहीं होते, मैं घबरा जाती हूँ, पड़ोस की औरतों ने तो और भी नाक में दम कर रखा है, जैसे उनके घरों में कोई भी नहीं होता। यहाँ कर घंटों बैठी रहती, कभी किसी की बुराई करती तो कभी किसी को। मुख्य पापा ऐसे उनके घर के आ गई कि सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, आपके विषय में भी तमाम बातें करती, कई बार पूछ चुकी क्यों इधर उधर के कामों में लगे रहते। सुना किसी दिन गरीबों और अपाहिजों की बस्ती में भी गए थे, इतने बड़े पूजा पाठी होकर गंदी बस्ती में जाने, इन्हें जरा भी विचारने। इस तरह सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, इसलिए क्या हुआ, इसलिए आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ करो। कहते हुए शीला मेरी पत्नी अपने हृदय सागर की निर्मल आंसुओं को रोक न सकी, तब तक मेरी मनस्थिति भी सामान्य हो गई। ठीक है, तो ये एक आपके बुक में पार्ट है, उसी का यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है। इसमें से आपको क्या करना है, कोई 2 मुहावरे छाट कर लिखना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मुहावरे आए। एक मुहावरा यहाँ पर है कान पकना। ठीक है, तो यहाँ पर कान पकना मतलब किसी भी चीज को, किसी भी बात को बार बार सुनकर हमारा एकदम परेशान हो जाना। ठीक है, तो ये कान पकने के अंतर्गत पहला मुहावरा यहाँ पर लिख लीजिएगा, कान पकना। इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसी भी बात को बार बार दोहराकर उससे परेशान होना। ठीक है, सीधे मुंह बात नहीं करना, एक और मुहावरा इसमें हमें दिख रहा है। ठीक है, सीधे मुंह बात नहीं करना यानी उस व्यक्ति को क्या करना है, तवज्जो नहीं देना। ठीक है, तो ये आपके 2 मुहावरे हो जाएंगे, और मुहावरे बहुत सारे हैं इसमें, वो भी हम देखेंगे अगले वीडियो में।
देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में क्या करना है, गद्यांश में आए कि नहीं 8 संज्ञा शब्दों को छाड़कर, ठीक है, छाट कर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर नाम भी होता है, नाम भी होते हैं संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। महिला हो गया, पड़ोसी हो गया, ये सारे शब्द जो है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा शब्द के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 है निम्नलिखित गद्यांश में जो विराम चिन्ह है उनको खोजकर उनके नाम लिखना, ठीक है। यहाँ पर आपको दिए गए तो बहुत सारे हैं विराम चिन्ह, उनको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसू को रोक ना सकी, तब तक मेरी मन स्थिति भी सामान्य हो गई थी। इन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। इसका अर्थ लिखना है जैसे इतनी सारी बातें सुनाने के बाद में उनकी पत्नी को जो थोड़ा एहसास होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, तो वो अपने पति को बोलती है कि किस प्रकार से उनकी जो स्थिति थी उनको समझ नहीं पाई, और बाद में जो पति है वो भी स्थिति थोड़ा सामान्य हो जाता है, तो वो भी समझ जाता है कि इसकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको इसको पंक्तियों को अच्छे से अर्थ में लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाए, ठीक है। देह धन अवसान, ठीक है, मृत्यु उपरांत को बोलते हैं देह अवसान, यानी निधन होना का, तो देह अवसान इस प्रकार से हो जाए, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है। विवाह उपरांत, तो विवाहो उपरांत इसको लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। विवाहो उपरांत, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा। फिर से यहाँ पर आपको लिखना, ठीक है। विवाह लिखेंगे, उसमें हो की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। विवाह उपरांत, ये रा है, इसमें आप आगे त लिख देंगे, ठीक है। तो विवाह उपरांत हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अल्पायु, तो ये तो बहुत सरल है, तो अल्पायु यहाँ पर आप इसमें बस आ की मात्रा इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। मतलंबी, तो यहाँ पे मतावलंबी इसको लिखते हैं, ठीक है। मतावलंबी, ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19, रहीम के जो दोहे है उसमें रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की किस बात किस दोहे में लिखी है, ठीक है। रहीम के दोहे में बहुत सारी चीजें झलकती है, तो उन्होंने ऐसी ही एक बात कही है, तो वो दोहे का आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोहा वर्णन कर देना, ठीक है, दोहे लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 क्या है, वसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है प्रश्न क्रमांक 20 का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है 21 से 24 तक के, ठीक है। निर्देश दिए गए निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। काव्य पंक्ति, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ऐसे प्रश्न आपको बने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इसका थोड़ा सा भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। आपके पाठ्य पुस्तक से ही जो पंक्ति ली गई है वो आपकी भाषा भारती पाठ से है, तो इसके उत्तर आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 22वां है, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में आपको बताना है। किस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई वीर थी, साहस उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, वीरता और साहस अदम्य था, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। सारा सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको कल के पेपर में कोई दिक्कत ना जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23वां, वाणी के महत्व को अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। वाणी का महत्व बहुत होता है, यदि हम किसी को थोड़ा सा भी शब्द यदि हम संभाल के ना बोले, बुरा भला लग सकता है, तो उसके हृदय को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग यानी मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे, अर्थात हमें ऐसी बातें करना चाहिए जिससे किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समाज में स्वतंत्रता का संदेश देने हेतु आप किस प्रकार के सेवा कार्य करेंगे लिखिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए कक्षा 6 में हिंदी विषय के, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जितने बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली वीडियो में आपको कंप्लीट 1 से लेकर 24 तक का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों को उत्तर देख लिया और कुछ प्रश्नों को भी देखें। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, अपने सभी दोस्तों के साथ में जल्दी से जल्दी शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।